नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री 11 बजे नेपाल बॉर्डर के एसएसबी 52 बटालियन के साथ रहेंगे और इसी बीच आज अररिया में मंथन करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर के एसएसबी 52 बटालियन के बीओपी भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं अररिया में गृह मंत्री नेपाल बॉर्डर के वाइब्रेंट विलेज पर डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज अमित शाह रात्रि विश्राम भी पूर्णिया में करने वाले हैं। कल अमित शाह भारत नेपाल सीमावर्ती जिले संबंधित मुद्दों पर प्राधिकारियों के साथ पूर्णिया में बैठक करेंगे और पूर्णिया में समीक्षा बैठक के साथ ही 27 फरवरी को अमित शाह वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि शाह का ये मिशन सीमांचल है, जिसके तहत घुसपैठियों को बिहार से उखाड़ फेंकने की, उन्हें हटाने की कवायद उनकी तरफ से की जा रही है। डेमोग्राफिक बदलाव क्या हुए हैं वो देखना है, उसकी समीक्षा करनी है और कैसे उस डेमोग्राफी में और बदलाव लाया जा सके, इसको लेकर एक मैराथन बैठक की जानी है और इसी बैठक को लेकर चर्चा पहले से ही हो रही थी। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? मिशन सीमांचल, अमित शाह खुद यहां आए हैं बिहार की धरती पर और ये मिशन कैसे हम महत्वपूर्ण समझे, इसका क्या औचित्य है और इससे क्या लाभ बिहार वासियों को होने वाला है? देखिए, ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं है, ये एक तरीके हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद है सुबह, हम आपको बता दें कि ठीक हमारे सामने और जो कैमरे से आप तस्वीर देख रही है वो नेपाल है और ठीक इस वक्त हम नेपाल अपने बिहार के बॉर्डर में खड़े हैं, भारत के बॉर्डर में खड़े हैं और बीच में जो नोमैंस लैंड है, यानी कि अगर हम इस वक्त यहाँ पे नीचे उतरते हैं तो हम इस वक्त नोमैंस लैंड में आ गए हैं। और जो अमित शाह का सीमांचल का दौरा है, आप इसका महत्व इसी से समझ सकती हैं कि भारत नेपाल का एक बड़ा सा जो बॉर्डर है वो खुला हुआ बॉर्डर है और कई बार कई तरह की घटनाएं हो जाती है, जो अवैध घुसपैठ का मामला हो या फिर तस्करी का मामला हो, कई सारे ऐसे मामले हो जाते हैं, कई बार आतंकियों के घुसपैठ हो चुके हैं। तो ये इस वजह से आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भारत नेपाल बॉर्डर का, इस महीने में महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसपी कैंप का जो बीओटी कैंप है उसका आज उद्घाटन करेंगे अमित शाह और एसएसपी के कई योजनाओं को भी देखेंगे। इसके अलावा वो आज कई जिलों के जो सीमावर्ती जिले हैं जिससे नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहाँ के जिलाधिकारी और डीएम से बातचीत भी, जिलाधिकारी और एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। जाहिर तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो कई बार आतंकी घुसपैठ की खबरें आती हैं या फिर अवैध नागरिकता की बात होती है या फिर फर्जी दस्तावेज के जरिए लोग आसानी से आ जाते हैं, जिसकी वजह से सीमा पर तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे उठ खड़े होते हैं, तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही कई सारे ऐसे भी बातें होंगी जो बॉर्डर के सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अमित शाह जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसकी भी समीक्षा करेंगे और जो कुछ गांव को चयनित किया गया है वाइब्रेंट विलेज के तहत, उस गांव में जाकर बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं दी गई है, उसका भी जायजा लेंगे। तो जाहिर तौर पे इस वजह से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि हम इस वक्त जो सिकटी में है, जो अररिया जिला में जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर अमित शाह का पहुंचना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लंबा सा आपको तस्वीर दिखेगा, जो बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है और कई बार ऐसे ही खुले बॉर्डर की वजह से कई सारी घटनाएं हो जाती है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें, अगर आप यहाँ से आप पूरे मिथिलांचल के भी कई गांव नेपाल से सटे हुए हैं, सीमांचल के भी कई गांव नेपाल से सटे हुए हैं, तो एक जो लंबा खुला बॉर्डर है वो कई बार खतरनाक हो जाता है। तो अमित शाह का आज यहाँ का दौरा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जब सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ और एसएसपी हो या फिर जो दूसरे एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी है, उनके अधिकारियों के साथ जब बैठक करेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पे एक खुले बॉर्डर को लेकर क्या कुछ समस्याएं होती है, उस समस्या का निदान कैसे करना है और साथ ही जो
ग्रामीण इलाके हैं, खासकर जो बॉर्डर का इलाका है, वहां के लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मैराथन बैठक होनी है, एसपी, डीएसपी, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। डेमोग्राफिक समीक्षा की बात बार बार की जा रही है, इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पे बंद कमरे में बैठक होगी तो इसकी जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आएगी, लेकिन जैसे आपने बताया कि डेमोग्राफी में जो बदलाव देखा जा रहा है कई इलाकों में, खासकर जो सीमांचल के कई इलाके हैं उसमें इस तरह की बातें आती रहती है। और कई बार अमित शाह ने भी जोर शोर से बोला है कि अवैध घुसपैठ का मामला वो समाप्त करेंगे, घुसपैठिए को नहीं घुसने देंगे। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा था कि एक भी घुसपैठिया है उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो डेमोग्राफी बदलाव है इसकी वजह एक ये भी थी, तो जाहिर तौर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि कल जब हम किशनगंज में थे, जब अमित शाह की बैठक वहां हो रही थी, वहां पर भी इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। तो जाहिर तौर पे बॉर्डर पे ये समस्या, खासकर बॉर्डर के इलाकों में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा कल और आज की बैठक में, और कल जो पूर्णिया में बैठक करेंगे उसमें भी ये मुद्दा रहेगा। और जाहिर तौर पे आने वाले समय जो डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है तो वैसी परिस्थिति न हो, उसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जाहिर तौर पे इसके लिए इंतजार करना होगा कल तक, जब अमित शाह के 3 दिनों का दौरा समाप्त होता है। उसके बाद क्या कोई जानकारियां सामने आती है, देखना दिलचस्प होगा। लगातार ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास भी कोई जानकारी पहुंचे, लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर, खासकर सीमांचल के इलाका हो, जो नेपाल से जुड़े हुए कई इलाका हो, वहां पर अमित शाह का पहुंचना ही इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह ने अररिया में ही एक भाषण में कहा था कि एक भी घुसपैठ को हम यहाँ पे, घुसपैठिए को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, बिहार से बाहर करेंगे। तो जाहिर तौर पे अब जब अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचकर बैठक कर रहे हैं तो ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और कई सारे मुद्दों को लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आतंकी गतिविधि को लेकर खतरा रहता है, स्मगलिंग को लेकर खतरा रहता है, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। और जाहिर तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साथ जब सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और यहाँ पर सिक्टी में, यहाँ पे लेटी गांव में पहुंचने के बाद फिर आज अररिया में जाएंगे और वहां पर भी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। उसका देर शाम तक की बैठक के लिए उसके बाद वो पूर्णिया रवाना होंगे। तो जाहिर तौर पे ये बैठक अमित शाह का आज यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और वाइब्रेंट विलेज के तहत कुछ गांव को जो चयनित किया गया है उसका मकसद साफ है कि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। एसएसबी की तरफ से लगातार कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ग्रामीणों के बीच पे पहुंचते हैं और उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण व्यवस्था भी जो बॉर्डर के इलाकों पे उसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो लोग गलत सोबत में पढ़ के कुछ गलत काम कर जाते हैं वो ना हो। और जब ग्रामीण इलाके, खासकर बॉर्डर के इलाके अगर विकसित होंगे तो उसका फायदा बिहार के साथ साथ भारत को मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ये वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि आज जब ये समीक्षा बैठक होगी, अमित शाह खुद समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं, खुद सीमांचल पहुंचे भी हैं, तो एक बड़े मिशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस मिशन के तहत क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी होगी। आनंद, आप भी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, बिहार कोटे से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को, जबकि प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 मार्च निर्धारित रखी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना मतदान के बाद शाम 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार के खाली हो रहे 5 राज्यसभा सांसदों के लिए आज से नामांकन जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। और बताते चले कि बिहार में 5 जो राज्यसभा सांसद हैं उनके कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं और इसको देखते हुए जो है बिहार में राज्यसभा सांसदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 जो सीट है उस पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को, जैसा हमने पहले बताया, वो समाप्त हो रहा है। और इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से आरंभ करने का आदेश जो है वो जारी किया है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 5 मार्च को होगी और निर्धारित जो
जानकारी दी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी, जबकि प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि जो है वो 9 मार्च निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना मतदान के बाद जो है शाम 5 बजे से शुरू होगी। और बताते चले कि जिन राजसभा सांसदों की सीट खाली हो रही है उसके बारे में बताते चले कि बिहार से जो 5 राजसभा सांसद हैं उनमें अमरेंद्रधारी सिंह हैं, प्रेमचंद गुप्ता हैं, रामनाथ ठाकुर है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं। पांचों की जो सीट है वो खाली हो रही है और जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि 5 सीट जो है वो एनडीए के झोली में जाएगी, खाते में जाएगी। इसमें 2 सीट जो है वो बीजेपी को, 2 जेडीयू को और 1 जो है एनडीए गठबंधन जो है उनको देना है। तो ऐसे में देखना ये है कि विपक्ष भी दावा कर रहा है कि 1 सीट पे हमारी जीत होगी और इसके लिए जो है वो विपक्ष भी तैयारी में जुटा है। बहरहाल देखना होगा कि 5 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती है या 1 सीट जो है वाकई आरजेडी जो है वो अपने झोली में ले आता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कटिहार सांसद तारिक अनवर पर करारा हमला करते हुए कहा है कि तारिक अनवर पिछले 40 साल से कटिहार के लिए कुछ भी काम नहीं किया है और ना ही कोई धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के मुद्दों पर कभी सड़क पर उतरे हैं, ना ही पार्टी के कोई कार्यकर्ता के लिए वो कुछ करते हैं, बल्कि सांसद निधि योजना से होने वाले काम भी ऊंचे दर के कमीशन लेकर अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। उन्होंने कहा कि तारिक अनवर बेवजह पार्टी के चुने गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो कि एक दलित नेता को टारगेट कर रहे हैं। शकील अहमद खान ने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि कभी तारिक अनवर सोनिया गांधी को विदेशी मूल की नागरिक बोलकर टारगेट किया करते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़े दिल दिखाते हुए तारिक अनवर को माफ कर चुका है। लेकिन अब तारिक अनवर शायद वो दिन भूल चुके हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में विकास के लिए हाई मास्क लाइट के नाम पर तारिक अनवर पर 45% कमीशन लेने के आरोप भी लगाए। वहीं कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं की लड़ाई में एनडीए गठबंधन हैप्पी मूड में नजर आ रहा है। कटिहार बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि जनता की अदालत में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता बेनकाब हो चुके हैं। शकील अहमद खान को जनता ने चुनाव हराकर इस बार सबक तो सिखा ही दिया है। तारिक अनवर जो किसी तरह इस बार एमपी तो बन गए, लेकिन आने वाले दिन में उनकी भी विदाई निश्चित है। जो हाई मास्क है वो क्यों सूझ रहा है वो हम सब लोगों को मालूम है, वो बोलने वाली बात नहीं, सब लोगों को पता है, ये सब लोगों को पता है। इसका पता कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बहस के कांग्रेस के आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े नेता हैं तो कहीं तो और बुलाए नहीं जाते कि जाइए साहब आपका डिमांड हो रहा आपके भाषण के लिए। आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। कटिहार के कांग्रेस वर्कर ने जो जिम्मेदारी दी है और जिस खून पसीना के साथ आपको जिताया, हम सब लोगों ने मिलकर के आपको जिताया है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट रहेगा हम लोग उसको जिताएंगे। हाई मास्क लाइट में 45% के कमीशन लेते हैं। ये सब तो मैंने कहा ना कि पता है, ये सब हम भी सुनते रहते हैं, ये तो पता चल जाएगा। सांच को आज के आप लोग खोजी पत्रकार है, पता कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर निराशा में है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते रहे हैं कि तारिक अनवर तथाकथित राष्ट्रीय नेता के अलावा कुछ नहीं है, और इस बात को शकील साहब सिद्ध कर रहे हैं अपने बयान से कि सचमुच में कटिहार में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे वो राज्य की योजना हो, वही योजना कटिहार के धरातल पर दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत रूप से तारिक साहब का कोई विकास का काम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में हम शकील साहब के साथ हैं। लेकिन शकील साहब, आपने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जो 45% 40%, तो हम कह सकते हैं कि भाई शकील साहब, आपको जो कदवा में अनुभव हुआ है भ्रष्टाचार का, उसी अनुभव के तहत आप कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा के क्षेत्र में भी तारिक साहब ने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुब्रत, क्या जानकारी है आपके पास? क्या तारिक अनवर ने भी इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दी, कोई रिएक्शन दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के खिलाफ सतह पर है। 2 बड़े नेता, न सिर्फ सीमांचल के बल्कि पूरे बिहार के 2 बड़े नेता है। तारिक अनवर के खिलाफ अब खुलकर शकील अहमद बोलने लगे। और बड़ी बात यह है कि अब जब तारिक अनवर हालांकि दिल्ली में है, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे फोन पे संपर्क किया, वो इस पर नो कॉमेंट कह रहे हैं, कोई बात नहीं रखना चाह रहे। निश्चित तौर पर जो आरोप शकील अहमद का है,
बड़ा आरोप है और निजी तौर पर भी कई आरोप है। तारिक अनवर की छवि साफ सुथरी छवि रही है, लेकिन अब हाईमास्ट टावर लाइट के नाम पर 45% कमीशन लेने की बात शकील साहब हालांकि नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इशारों में ये बात रखे। इससे भी और कई बड़ी बात जो अब तक विपक्ष कहता था या आम लोग कई बार चर्चा के दौरान करते थे, 40 साल से तारिक अनवर कटिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किए हैं, ऐसा उन्हीं के जो विधायक दल के नेता शकील अहमद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है और विपक्ष के लिए भी एक बैठे बैठा मुद्दा मिल गया और भाजपा इस पर अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों का राजनीति का दी एंड हो चुका है, तारिक अनवर भी की राजनीति भी अब समाप्त होने के कगार पर है, जबकि शकील अहमद की राजनीति समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो ऑप्शन खोज रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुब्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने आरोप लगाए हैं तारिक अनवर पर। अब देखने वाली बात होगी कि ये विवाद एक ही दल के दो नेताओं के बीच कहां तक जाती है। बात जब निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी। बढ़ते आगे, दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दो पक्ष के बीच पत्थरबाजी हुई है, मोबाइल छीनने पर झड़प हुई है। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और इसी बीच आपको बता दें कि 4 उपद्रवी को हिरासत में लिया गया है, एक घायल को डीएमसीएच भेजा गया। लहरिया सराय के मदारपुर की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, दो पक्ष के बीच पत्थरबाजी हुई है, मोबाइल छीनने पर झड़प हुई, पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी नजर आई है। 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, एक घायल को डीएमसीएच भेजा गया। लहरिया सराय के मदारपुर की ये घटना है जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोबाइल छीनने पर झड़प इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। जानकारी हुई, लोगों के द्वारा बताया गया कि एक लड़के का मोबाइल दो तीन लड़का मिल करके छीन लिया था, ले लिया था। तो वो लोग आया था उसके घर पर मोबाइल लेने के लिए, तो उसी दौरान जो है दोनों व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी बात की सूचना पर हम लोग पहुंचे थे। तो घायल कितने लोग हैं इसमें जानकारी? घायल एक लड़के के बारे में बताया गया है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और इस बीच आरा से एक बड़ी खबर आ रही है, रोड रेज में युवक को गोली मारी गई है, बाइक ओवरटेक करने पर विवाद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, रोड रेज में युवक को गोली मारी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवरटेक करने को लेकर यह विवाद बढ़ गया, जिसके बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। चरपोखरी के सिमराव गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते आरा से, जहां बाइक ओवरटेक करने पर विवाद हुआ है। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रोड रेज से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। हमको पता नहीं, तो ओवरटेक किया था तो मार दिया था गोली। गाड़ी ओवरटेक करने के लिए? पहले से कोई विवाद था? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ के लोग था वो लोग? जानता हूँ, कुछ नहीं जानते सर, कहाँ रहता है नहीं। कैसे पता चला भाई गोली लगा हुआ है? फोन किए थे दूसरा आदमी। क्या फोन किए? भाई लड़के हैं गाँव का, वो फोन किया था कि हमसे से बात हुआ। कहाँ पे गोली लगा है? इधर गोली लगा है। कहाँ? जगह भरवानी समराव के बीच है। भरवानी सिमराव के बीच में पंप है ना, उसके आगे। कौन लगते हैं आप? भाई हमारा है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। बढ़ते आगे, छपरा डोरीगंज मार्ग पर कल रात से ही भीषण जाम लगा हुआ है। जाम की वजह से सैकड़ों गाड़ियां और ट्रक रात से ही जाम में फंसे हुए हैं और जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बस और प्राइवेट गाड़ी से सफर करने वालों को हो रही है। जाम इतना भीषण है कि हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, लोग बेहद परेशान हैं। जाम की वजह से पटना जाने वाली गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे जाम लगते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। जाम लग क्या रहा है, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। कब से जाम लगा हुआ है? सर रात से ही है। 3 बजे गाड़ी फंसा होगा। गाड़ी तो यहाँ से खैरा तक जामी है। जामी है ना। अभी हम लोग बहुत दिक्कत से पैदल आ रहे हैं चंचौड़ा से। ना वहाँ से मुसहरी से जाम लगा है यहाँ तक ले। कोई देखने वाला है कि नहीं? कोई देखने वाला नहीं है। कैसे गाड़ी निकल रही है सर? गाड़ी आइट साइड करके एक आध गो निकला है, बाकी सब मुसहरी से पूरे जाम है। वो 3-4 बजे से बस 1 बजे रात से जाम है। कोई देखने ना कोई नहीं है, प्रशासन कोई नहीं आता है। प्रशासन अपना घर में सुता है सब प्रशासन।
इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ छपरा से न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या जानकारी है? क्या जाम में थोड़ी भी राहत देखने को मिल रही है? कितना वक्त बीत चुका है? प्रशासन क्या अभी भी अलर्ट नहीं हुआ? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाजाम की स्थिति बनी हुई है और इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके इस हाईवे से पटना की तरफ आने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो छपरा डोरीगंज मार्ग पर यह भीषण जाम की स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता छपरा से संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या अपडेट है आपके पास? क्या जाम से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है? प्रशासन क्या अभी अलर्ट हुआ या नहीं? कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां जाम में फंसी हुई जिन्हें निकालना मुश्किल है। पुलिसकर्मी लगे हुए हैं लेकिन काफी नाकाफी है। लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये जाम के हालात बने हैं। मैं बता दूं कि छपरा के जितने भी एंट्रेंस के रास्ते, तमाम रास्तों पर जाम लगा हुआ है। मैं अभी नवाजी टोला चौक के पास खड़ा हुआ और खुद भी जाम में फंसा हुआ। मैं देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है, लोग फंसे हुए हैं। किसी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तमाम गाड़ियां फंसी हुई है और लोग परेशान दिख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों में काफी नाराजगी यहाँ दिख रही है। जी वाकई संतोष, कितना वक्त बीत चुका है? कब से ये जाम की स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो मैंने ट्रक चालकों से जो कि लंबी दूरी से सफर करके आ रहे हैं, जो ट्रक चालक यहाँ, चूंकि ये बालू का एक सेफ पैसेज है जो कि बालू की यहाँ से ढुलाई होती है, इस कारण से पूरे बिहार नहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी ट्रक यहाँ पहुंचते हैं। तो करीब हजारों की संख्या में ट्रक जो है जाम में फंसे हुए हैं। डोरीगंज से लेकर के जाम है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि रात 3 बजे से ये जाम लगा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि रात 3 बजे से महाजाम लगा हुआ है और यही कारण है कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई। लेकिन सबसे बड़े परेशान आम लोग हैं, जो पटना आने जाने वाले लोग हैं या मुजफ्फरपुर आने जाने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियां सरक रही है धीरे धीरे से और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों की जो चलिए संतोष, आप नजर बनाकर रखें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस तस्वीर को देखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, एक्शन ले और इस महाजाम से लोगों को बाहर निकाले। बढ़ते आगे, देखिए लंबी दूरी वाली ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल डिवीजन ने पेंडुलम सेवा नाम से एक ट्रेन का संचालन शुरू किया है और इस ट्रेन के चलने से डेली पैसेंजर्स को अपने ऑफिस आने जाने में आसानी हो जाएगी। साथ ही लोग समय से अपने कार्यालय पहुंच भी रहे हैं। इस ट्रेन में वैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि अन्य ट्रेनों में होती है। इस ट्रेन को भारतीय रेल के एडवांस इंजन से चलाया जा रहा है। इसका नाम दिया गया पेंडुलम सेवा, जो कि लोग यूज करते हैं। इसका टाइमिंग इस टाइप से रखा गया है कि डेली यूजर्स जो है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बैंकर्स, ये लोग इसमें अपने स्थान से चढ़ें और सुबह 9 बजे तक ये लोग पटना या दानापुर पहुंच जाए। फिर शाम को ये ट्रेन वापस भी इसी समय से आती है ताकि शाम को ये लोग पटना में चढ़े और ये लोग सबको अपने जगह पर रात तक पहुंच जाए। कॉलेज में स्टूडेंट हैं जो अब पेंडुलम ट्रेन से डेली ट्रैवल करते आते जाते हैं और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी है। सुबह टाइम से जाती है, टाइम से आती है और इससे हम लोग को बहुत सुविधा है और ऐसा ट्रेन चलना चाहिए। ये ट्रेन हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। मैं भी हर दिन पटना पेंडुलम से रोज आता जाता हूँ और मैं टाइमली कोचिंग भी कर लेता हूँ और टाइमली घर भी आ जाता हूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते हैं। ये पैसेंजर के लिए प्रतिदिन चलने वाली बहुत अच्छी ट्रेन है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड हो गया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे लीडर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ये उपलब्धि एक नया वैश्विक माइलस्टोन मानी जा रही है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष या राजनीतिक नेता के फॉलोअर्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंचे। इंस्टाग्राम पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोग उनसे लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। जन भागीदारी वाले मॉडल से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है। झोपड़ी में आग लग गई है, भीषण आग लगी है। एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है, एक भैंस की भी जलकर मौत हुई, कई और पशु भी झुलस गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। नरकटियागंज के चमुआ गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं। देखिए, भीषण आग लगी की तस्वीरें आ रही है। झोपड़ी में भीषण आग लग गई है, एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई, भैंस यानी मवेशी भी जले हैं, कई और पशु झुलसे हुए हैं। खबर ऐसी आ रही है, आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।